हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है फिर से आप लोग का पहलवान सर के एसएपी क्लासेस में। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एसएपी के एफआईसीओ मॉड्यूल के बारे में। कि एसएपी का जो फिनेंस एंड कंट्रोलिंग मॉड्यूल जो होता है ये क्या है, ये इस चीज़ पे आज हम बात करने वाले हैं। तो बने रहे मेरे साथ लास्ट तक, ताकि आपको इस एफआईसीओ मॉड्यूल के बारे में पूरी जानकारी मिल पाए। और मेरे चैनल को, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि एसएपी से रिलेटेड वीडियोज़ जो भी मैं लाऊँ वो आप तक पहुँच सके। एसएपी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज़, मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में बताया है कि एसएपी के दो पार्ट है, दो हिस्से हैं। और एसएपी में दो तरह के मॉड्यूल्स हैं, एक है फंक्शनल मॉड्यूल और एक है टेक्निकल मॉड्यूल। तो मैंने ये बताया फंक्शनल मॉड्यूल्स में बहुत सारे मॉड्यूल्स जो होते हैं वो उसमें से होते हैं फिनेंस एंड कंट्रोलिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट, एचसीएम, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, ये सारे होते हैं। टेक्निकल में क्या क्या होते हैं? टेक्निकल में होता है अबैप, बेसिस, सिक्योरिटी, तो ये सारी चीज़ें मैंने उस पर वीडियो बनाया है। मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाल दूँगा, आप वो जाके वीडियो को आप चेक कर सकते हैं डिटेल में। तो गाइज़, आज हम फंक्शनल मॉड्यूल के जो फिनेंस एंड कंट्रोलिंग जो मॉड्यूल है उस पर बात करने वाले हैं। और क्योंकि मैं फिनेंस एंड कंट्रोलिंग मॉड्यूल ही आपको पढ़ाऊंगा, तो मैं आज इसके बारे में थोड़ा डिटेल आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो गाइज़, फिनेंस एंड कंट्रोलिंग मॉड्यूल ये एक्चुअली है क्या? तो एसएपी एफआई मीन्स हो गया फाइनेंस, एंड एसएपी सीओ मीन्स हो गया, सीओ मीन्स कंट्रोलिंग। ठीक है। तो ये जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी कंपनी के, किसी भी फॉर्म के लिए। क्योंकि ये जो मॉड्यूल है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के सारे फाइनेंशियल डेटा को मैनेज करने में, मॉनिटर करने में और में बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो ये जो मॉड्यूल है एसएपी एफआईसीओ मॉड्यूल, ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन रखते ही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कोर मॉड्यूल है, इसको रखते हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो गाइज़, जो मैंने पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि ये बहुत ही डिमांडिंग और इम्पॉर्टेंट SAP FICO is very demanding and important module because this module helps organization to manage and store entire financial data. FICO मॉड्यूल जो है बहुत ही डिमांडिंग एंड इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन को मदद करता है मैनेज करने में और स्टोर करने में उस ऑर्गेनाइजेशन के सारे फाइनेंशियल डेटा को। ठीक है, सिंपल है। तो ये जो मॉड्यूल है ये ऑर्गेनाइजेशन के सारे जो फाइनेंशियल डेटा है उसको मैनेज करने में, स्टोर करने में क्या करता है? मदद करता है। चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट। तो FICO का मेन पर्पस है हेल्प करना ऑर्गेनाइजेशन को जनरेट करने में और मैनेज करने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, इन ऑर्डर टू, इसलिए क्योंकि उसको एनालाइज करने में और रिपोर्टिंग करने में, ताकि ये फाइनेंशियल डेटा का क्या हो सके, एनालाइज हो सके और उसका रिपोर्टिंग कर सके। ठीक है गाइस। FICO मेन पर्पस इज टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन जनरेट करने में, मैनेज करने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, इन ऑर्डर टू। तो गाइज ये हेल्प करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को जनरेट करने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जनरेट करने में, ताकि उसका एनालिसिस हो सके और फिर उसका रिपोर्टिंग हो सके। तो इस चीज़ में भी वो हेल्प करता है। तो ये दूसरा पॉइंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनने में हेल्प करता है, उसके बाद उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अच्छे से एनालिसिस हो सके और फिर उसका एक्सटर्नल रिपोर्टिंग हो सके। तो इस चीज़ में भी एसएपी का जो FICO मॉड्यूल है वो हेल्प करता है। अब चलिए चलते तीसरे पॉइंट की तरफ। ये इट ऑल्सो हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेकिंग प्रॉपर बिजनेस प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो ये FICO मॉड्यूल जो है ये हेल्प करता है प्रॉपर बिजनेस प्लानिंग करने में, और जब हम अच्छे से बिजनेस प्लानिंग कर लेंगे तो डिसीजन मेकिंग करने में भी हमें सुविधा होगी, और ये उसमें भी मदद करता है अच्छा डिसीजन लेने में, अच्छा बिजनेस प्लानिंग करने में। तो ये फिनेंस एंड कंट्रोलिंग मॉड्यूल जो होता है ये उस चीज़ में भी हेल्प करता है। तो गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट्स बताए जो एसएपी का फिनेंस एंड कंट्रोलिंग मॉड्यूल जो होता है वो हेल्प करता है।
तो गाइस ऐसे बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ये SAP मतलब SAP फिनांस और SAP CO SAP कंट्रोलिंग जो है वो एक ही मॉड्यूल है। जैसे मैं भी बोल रहा हूँ SAP FICO, लेकिन इसको ओरिजिनली पहले जब रिलीज़ किया गया था इसको अलग अलग फिनेंस एंड कंट्रोलिंग SAP का जो फिनेंस SAP कंट्रोलिंग मॉड्यूल है उसको अलग अलग ओरिजिनली पहले रिलीज़ किया गया था, जबकि ये बहुत ही टाइटली इंटीग्रेटेड है। बहुत ही टाइटली इंटीग्रेट मतलब अगर FI में पोस्टिंग हो रही, अगर CO में पोस्टिंग हो रही है, सिर्फ हम कंट्रोलिंग में पोस्टिंग कर रहे हैं तो कुछ मतलब बहुत सारी पोस्टिंग्स को फिर FI में भी लाना पड़ता है। तो ये दोनों मॉड्यूल जो है बहुत ही टाइटली इंटीग्रेटेड है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों मतलब एक ही है, तो एक नहीं है, ये दोनों सेपरेट मॉड्यूल्स हैं। ये समझना पड़ेगा हमें कि ये क्लियर रहना चाहिए कि ये दोनों सेपरेट मॉड्यूल्स हैं। SAP FI and CO modules were originally released as separate module, but both are tightly integrated. ठीक है, एंड बोथ आर, वो दोनों अलग अलग ये मॉड्यूल हैं, इसको हमें समझना पड़ेगा। FI इज फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग सिस्टम। SAP का जो FI मॉड्यूल है वो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग सिस्टम के लिए होता है और ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग सिस्टम एंड एनालिसिस। तो SAP का जो FI मॉड्यूल है, अब चलिए हम SAP के FI मॉड्यूल के बारे में पहले अच्छे से और बात कर लेते हैं। तो ये हेल्प करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नल रिपोर्टिंग करने में। पहले तो क्या किया, पहले तो इसने भाई हमने देखा कि ये स्टोर करने में, मैनेज करने में फाइनेंशियल डेटा को वो मदद करेगा, ये हमें फाइनेंशियल डेटा को बनाने में, प्रिपेयर करने में मदद करेगा, फिर उसका एनालिसिस होगा, फिर उसका एक्सटर्नल रिपोर्टिंग होगा। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल डेटा में हम क्या बनाती है कंपनी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो वही SAP FI जो होगा वो हेल्प करेगा बनाने में फाइनेंशियल डेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, यही तो फाइनेंशियल डेटा, और फिर उसका अच्छे से एनालिसिस होगा, फिर उसका रिपोर्टिंग हो जाएगा। यही SAP FI का काम है। तो गाइज अब चलिए पहले हम SAP FI को अच्छे से देख रहे हैं, तो चलिए अब SAP FI जो है वो SAP का मॉड्यूल है। अब SAP FI के अंदर कुछ सब मॉड्यूल्स हैं, उसके अंदर मॉड्यूल्स हैं जो कि सब मॉड्यूल्स हो उसको हम कहेंगे। तो उसके अंदर क्या क्या सब मॉड्यूल्स है, देखिए ये SAP FI हो गया जिसका काम है एक्सटर्नल रिपोर्टिंग करना। तो गाइज आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा एक्सटर्नल रिपोर्टिंग क्यों करते हैं, तो हम अपने रिपोर्ट्स को एक्सटर्नली भेजते हैं, इन्वेस्टर्स को शो करते हैं ताकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स आ पाएँ। ठीक है, हम उनको अपना स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसलिए दिखाते हैं ताकि वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखें और वो इन्वेस्टमेंट करें। तो ये चीज़ है, ये पर्पस आपको पता ही होगा। तो गाइज एक्सटर्नल रिपोर्टिंग सिस्टम है। अब इसके सब मॉड्यूल्स, SAP FI के सब मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं तो वो देखते हैं हम लोग। तो इसमें सबसे पहला जो है सब मॉड्यूल वो है GL, जनरल लेजर। सबसे पहला सब मॉड्यूल जो है वो है जनरल लेजर। फिर है इसमें गाइज अकाउंट्स पेएबल, AP, SAP ये AP है, अकाउंट्स पेएबल। फिर आता है इसमें AR, अकाउंट्स रिसीवेबल। फिर आता है इसमें एसेट अकाउंटिंग भी है। AP और AR में हम बैंकिंग भी देखेंगे, मतलब बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ें भी रहेंगी, उसका भी हम इसमें AP में ही पढ़ेंगे, और TDS वगैरह भी रहेगा, TCS भी रहेगा, तो वो चीज़ें भी हम देखेंगे। ऐसा नहीं कि मैं उसको छोड़ रहा हूँ, वो भी रहेगा। ठीक है, तो एसेट अकाउंटिंग है। तो ये सारे इंटीग्रेटेड हैं एक दूसरे से। ये सारे सब मॉड्यूल्स क्या हैं जी, इंटीग्रेटेड हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो ये देख लो आप। तो गाइज अभी MM और SD मैंने नहीं बताया, अभी आप इस पे फोकस करो कि SAP के सब मॉड्यूल्स क्या क्या हैं, GL, AP, AR और एसेट अकाउंटिंग, ये इसके सब मॉड्यूल्स हैं। तो ये मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं कि ये मटेरियल्स मैनेजमेंट MM, ये सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो कि SAP का दूसरे मॉड्यूल्स हैं, लेकिन FI का ना, FI जो है SAP का जो FI मॉड्यूल है वो दूसरे मॉड्यूल से भी मतलब दूसरे मॉड्यूल से भी कह सकते हैं कि इंटीग्रेटेड है। मतलब बहुत ज़्यादा मतलब एंट्री वगैरह इंटीग्रेशन इसका है MM मॉड्यूल के साथ, मटेरियल्स मैनेजमेंट के साथ इंटीग्रेशन है, और सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ इंटीग्रेशन है। मतलब उसमें SAP FI का काम है, रोल होता है। तो इस वजह से हमें इंटीग्रेशन वाले पार्ट को देखना पड़ेगा कि MM में कितना इंटीग्रेशन है और सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कितना और क्या इंटीग्रेशन है SAP FI का। तो वो चीज़ को मैं आपको बता देता हूँ ब्रीफली।
तो गाइज इन्वेंट्री रिलेटेड जब एंट्रीज पोस्ट होंगी, जैसे परचेज ऑर्डर की एंट्री पोस्ट हो रही है, गुड्स रिसिप्ट की एंट्री पोस्ट हो रही है, सर्विस रिसिप्ट की एंट्री पोस्ट हो रही है, या इन्वॉइसिंग की एंट्री पोस्ट हो रही है, तो उस समय एफआई का ये काम है ना, मतलब इन्वॉइसिंग चलिए पोस्ट करना। इन्वॉइस किसका, एमएम में, मतलब मटेरियल्स मैनेजमेंट, मानिए मटेरियल्स मैनेजमेंट में ये इन्वेंट्री को परचेज किया जा रहा है, ठीक है। इन्होंने वेंडर को सेलेक्ट कर लिया, अब उस परचेज ऑर्डर, इसने परचेज का ऑर्डर इन्होंने इशू किया, गुड्स को रिसीव कर लिया। सबसे पहले क्या होता है जी, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट वाले को भाई रॉ मटेरियल चाहिए, तो इन्होंने परचेज बहुत सारे वेंडर से क्या मंगाया, बहुत सारे वेंडर से इन्होंने अपना वो मंगा लिया, मतलब आइटनरी मंगा ली। उसके बाद इन्होंने वेंडर को फाइनल कर दिया, ठीक है। फिर इन्होंने परचेज ऑर्डर रिलीज़ कर दिया उस वेंडर के पास, परचेज ऑर्डर रिलीज़ कर दिया। उसके बाद गुड्स जब आ गया, गुड्स को इन्होंने रिसीव कर लिया उस वेंडर से, या सर्विस ले रहे हैं तो सर्विस को रिसीव कर लिया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये वेंडर क्या भेजेगा इनके पास, वेंडर इनके पास इन्वॉइस भेजेगा ना, तो उसको ये सिस्टम में एंट्री करेंगे। तो उस समय देखो इन्वॉइसिंग वाला काम तो फाइनेंस का है ना, तो इसलिए ये इंटीग्रेटेड है। SAP FI जो है वो इंटीग्रेटेड है जी, किससे, SAP MM से। किन चीज़ों के लिए, परचेज ऑर्डर के लिए, गुड्स रिसिप्ट के लिए, और गुड्स रिसिप्ट या सर्विस रिसिप्ट के लिए, इन्वॉइसिंग पोस्ट करने के लिए, वेंडर से रिलेटेड। अब ये चीज़ आप समझ गए, मैं आपको अच्छे से समझने प्रोसेस बता दिया कि मटेरियल्स मैनेजमेंट। अब गाइज अकाउंट्स पेबल इज़ नॉट रिलेटेड टू इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री से रिलेटेड, इन्वेंट्री मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, और मटेरियल्स मैनेजमेंट मतलब इन्वेंट्री रिलेटेड इसमें चीज़ें होती हैं, रॉ मटेरियल मंगाना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये समझो, तो इसमें क्या होगा, परचेज ऑर्डर इशू होता है, फिर गुड्स को हम उस वेंडर से लेते हैं, फिर इनवॉइस जो भेजेगा उसको सिस्टम में एंट्री करते हैं। तो इससे मेरा फाइनेंस से मेरा ये इंटीग्रेशन है, तो ये FIMM का इंटीग्रेशन हो गया। अब चलिए हम चलते हैं FI और सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का क्या इंटीग्रेशन है। तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हम सेल करेंगे किसको, सेल आप करेंगे कोई भी चीज़, कस्टमर को तो सेल करेंगे ना, तो कस्टमर को आप सेल करेंगे, तो उसमें आप अपना सेल करने का ऑर्डर इशू करेंगे, अपना सेल्स ऑर्डर आप इशू करेंगे। उसके बाद जब ऑर्डर इशू करने के बाद आप पोस्ट गुड्स इशू, जो गुड्स को आप जब इशू करेंगे तो उसके बाद आप PGI पोस्ट करेंगे, पोस्ट गुड्स इशू को आप एंट्री पोस्ट करेंगे उसमें आप। उसके बाद आप बिल भेजेंगे कस्टमर को। तो ये सारे बिलिंग वगैरह जो चीज़ है ये तो फाइनेंस का ही काम है। तो इस वजह से FI जो है वो SD से भी इंटीग्रेटेड है, ठीक है जी। मतलब कस्टमर ने आपको फाइनल कर दिया, जब फाइनल कर दिया तो आपने कस्टमर को क्या भेजा, सेल्स ऑर्डर भेजा। सेल्स ऑर्डर भेजा तो सब कुछ ठीक है, तो फिर आपने उसको गुड्स इशू कर दिया। जब गुड्स इशू किया तो सिस्टम में आप एंट्री करेंगे, पोस्ट गुड्स इशू वाली एंट्री आप सिस्टम में करेंगे। उसके बाद आप जो उसको बिल भेजेंगे उसकी भी एंट्री, आप बिलिंग वाली एंट्री भी सिस्टम में करेंगे। तो बिलिंग वाली एंट्री जो होगी तो उसमें कितना फ़ायदा हुआ है, कितना लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, कितना आपने डिस्काउंट दिया, ये चीज़ें को, ये भी FI से ही रिलेटेड है। SAP FI से ये जो SAP SD है इसका इंटीग्रेशन इस चीज़ में है। 100% इंटीग्रेशन नहीं है, लेकिन 20 से 30% SAP FI का SAP SD से, SAP FI का SAP MM से इंटीग्रेशन है। तो ये जी जो है जी इससे भी इंटीग्रेटेड है। तो गाइस ये था पूरा SAP FI के बारे में मैं आपको समझाया कि SAP FI जो है वो मतलब ये उसका प्रोसेस है। फिर SAP मैंने तो पहले FICO का आपको 3 पॉइंट्स मैंने समझा दिए कि ऐसे ऐसे होता है। फिर मैंने आपको ये बताया कि SAP FI एंड CO जो है सेपरेट मॉड्यूल है। बहुत ऑल्दो ये बहुत ही टाइटली इंटीग्रेटेड है, लेकिन ये दोनों सेपरेट है। इसको बहुत लोग एक ही मानते हैं, लेकिन एक नहीं है। SAP FI एंड SAP CO बोथ आर सेपरेट, ये दोनों अलग अलग है। फिर SAP FI के सब मॉड्यूल्स मैंने आपको बता दिया, AP, GL, AR और एसेट अकाउंटिंग। और SAP FI का SAP MM के साथ इंटीग्रेशन बता दिया, SAP FI का SAP SD के साथ इंटीग्रेशन बता दिया। तो चलिए अब देखते हैं SAP CO मॉड्यूल को। तो चलिए गाइज आज फिर बात करते हैं SAP CO के बारे में, SAP कंट्रोलिंग के बारे में। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल माना जाता है SAP का। जैसे कि SAP का FI मॉड्यूल है और SAP का CO मॉड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो इसका मेन काम है इंटरनली रिपोर्टिंग करना। एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है, छोटी कंपनी और बड़ी, इसका मेन काम है इंटरनली रिपोर्टिंग करना। इट इज़ फॉर इंटरनली रिपोर्टिंग सिस्टम एंड इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन in monitoring the organizational operational cost, in planning and in internally reporting.
मतलब ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को प्लानिंग करने में, इंटरनली रिपोर्टिंग करने में और मॉनिटर करने में ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशनल कॉस्ट को ये हेल्प करता है। तो अगर लेमन के लैंग्वेज में बोलें तो इसका मेन काम है, लेमन के लैंग्वेज अगर बोले तो इसका मेन काम है कि ये SAP का जो कंट्रोलिंग मॉड्यूल है ये हेल्प करे ऑर्गेनाइजेशन को कि वो इतने अच्छे से प्लानिंग करे अपने कॉस्ट का। मतलब सपोज़ वो अगर कुछ भी बना, सपोज़ वो चाय बना रहे हैं, चाय बनाने का उनका बिज़नेस है, वो चाय बना रहे हैं, तो अगर वो चाय बना रहे हैं तो वो क्या करे, इतना अच्छे से वो प्लानिंग करे कि उसका कम से कम कॉस्ट लगे, मतलब कि कॉस्ट जो चाय बनाने में लग रहा है वो कम से कम लगे और उसका प्रॉफिट बढ़े। मतलब हमारा मेकिंग कॉस्ट, जो बनाने का जो कॉस्ट है वो कम लगे और हमारा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये हमें कौन हेल्प करता है, किस चीज़ से हमें हेल्प हो पाएगा, तो ये हमें SAP का CO मॉड्यूल से हेल्प हो पाएगा। इससे हम प्लानिंग करेंगे और हमारा जो कॉस्ट होगा वो अच्छा रहेगा, कम से कम रह सकता है। हाँ, क्वालिटी भी मेंटेन करना है और हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज़ करना है। तो ये मेन जो है SAP CO मॉड्यूल का यही है। अगर हम ये हो गया, मतलब मैंने छोटा बिजनेस लिया, ये हाई स्केल का बिजनेस भी अगर हम ले या कंपनी का ले, जैसे सेल है, सेल में अगर स्टील प्लांट है तो वो स्टील बना रहा है, तो वो भी उसका भी वही काम रहेगा कि कम से कम कॉस्ट रखना, हाँ मतलब कम से कम कॉस्ट रखना, अपना क्वालिटी को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना और मैक्सिमम प्रॉफिट पाना, और इंटरनली रिपोर्टिंग करना। ये इंटरनली रिपोर्टिंग करेंगे, प्लानिंग करेंगे हमें एक्सटर्नली से कोई मतलब नहीं, वो SAP FI का पार्ट, इंटरनली यहाँ बात हो रही है। तो इसके भी सब मॉड्यूल्स हैं, जैसे कि SAP FI में सब मॉड्यूल्स थे, जैसे GL थे, AP, AR और एसेट अकाउंटिंग। इसमें भी SAP कंट्रोलिंग में भी सब मॉड्यूल्स हैं। वो क्या क्या हैं इसमें? एक तो कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग्स है, दूसरा ओवरहेड कॉस्टिंग है, तीसरा प्रोडक्ट कॉस्टिंग है और चौथा प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग्स को सबसे पहले देख लेते हैं। तो कंट्रोलिंग एरिया इज हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट इन CO मॉड्यूल। ये हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट है। मैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपको बना के बताऊंगा। तो उसके वो जो ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होता है ना, सपोज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, सपोज आप MBA चाय वाला का एग्जांपल ले लो, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। तो उसमें उस स्ट्रक्चर में सबसे हाईएस्ट रहने वाला एलिमेंट कौन है? CO मॉड्यूल है। इसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन दिस we can generate all cost and management reports for internal analysis and decision making। इसके बेसिस पे हम जनरेट कर सकते हैं सारे कॉस्ट से रिलेटेड रिपोर्ट्स को इंटरनल, और किस चीज़ के लिए हम मतलब ये रिपोर्ट्स को हम जनरेट करेंगे, तो इंटरनली एनालिसिस के लिए, और फिर हम अच्छा डिसीजन ले पाएँ। तो ये चीज़ हमें कंट्रोलिंग एरिया जो है वो हेल्प करता है। ये हमें हेल्प करता है जनरेट करने में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट रिपोर्ट्स को, कॉस्ट से रिलेटेड सारे रिपोर्ट्स को। क्यों? इसलिए क्योंकि हम क्या कर सके, इंटरनली एनालिसिस कर सके और अच्छा डिसीजन अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए ले सके। दूसरा चलिए ओवरहेड, दूसरा जो इसका सब मॉड्यूल है वो है ओवरहेड कॉस्टिंग। ओवरहेड कॉस्टिंग में क्या क्या आता है जी? ओवरहेड कॉस्टिंग में आता है कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग और इंटरनल ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? ये डेटा को कैरी करता है, कैरिंग एलिमेंट है। ये डेटा को कैरी करता है। सपोज SAP FI से ये डेटा को कैरी करेगा SAP CO में। मतलब आप अभी ब्रीफ में ये समझ लो कि ये डेटा को कैरी करता है, डेटा कैरियर है कॉस्ट एलिमेंट। कॉस्ट सेंटर क्या होता है? ये ऑर्गेनाइजेशन का यूनिट, ये कॉस्ट को कैप्चर करने वाला यूनिट, जगह है जहाँ पे हम कॉस्ट कैप्चर करके रख देते हैं। तो ये कॉस्ट को कैप्चर करता है परमानेंटली, ये कॉस्ट को कैप्चर करके रखता है, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग। इंटरनल ऑर्डर अकाउंटिंग जो है ये कॉस्ट को कैप्चर करता है टेम्पररीली, थोड़े समय के लिए कॉस्ट को क्या करता है? कैप्चर करता है। इंटरनल ऑर्डर अकाउंटिंग जो है थोड़े समय के लिए कॉस्ट को कैप्चर करता है। तो ये जो ओवरहेड कॉस्ट है, ओवरहेड कॉस्ट का मतलब ये तीनों का मकसद क्या है, किस रीज़न से ये यूज़ होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, SAP CO में इसका क्या रोल है? तो इसका ये मकसद है, इट इंक्लूड्स ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट और सर्विस। ये इंक्लूड, एक प्रोडक्ट जो बन रहा है उस प्रोडक्ट को बनने में जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व हैं वो उसको ये अपने में इंक्लूड करता है, शामिल रखता है। जैसे कि एक जो प्रोडक्ट बन रहा है, सपोज आप MBA चाय वाला का हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसमें आपने कहीं ऑफिस लिया होगा, तो ऑफिस नहीं, कोई जगह तो ली होगी रेंट पे, मानो 2000-4000 आप रेंट दे रहे हो, तो उस जगह पे आप रेंट दे रहे हो। तो रेंट क्या है? रेंट जो आप दे रहे हो ये भी आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गया। सपोज आप अपना सेल्स एंड आपने क्या किया कि आपका डेप्रिसिएशन, आपने जो अपना जो भी एक सपोज एक
ढोने के लिए एक गाड़ी आपने चाय या एक बाइक ले लिया आपने, मतलब इधर से उधर जाने के लिए चाय को, मतलब जो भी एक मतलब ऑफिस के रिलेटेड आपने एक बाइक ले लिया तो उसका डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो गया, तो वो भी डेप्रिसिएशन जो है वो इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है, मतलब डायरेक्टली चाय को बनने में वो हेल्प नहीं कर रहा। तो ये जो भी इनडायरेक्टली हेल्प करेगा एक मतलब एक कोई भी प्रोडक्ट को बनाने में या सर्विस को बनाने में, तो वो जो होगा वो ओवरहेड कॉस्टिंग में आएगा। ठीक है, वो ओवरहेड कॉस्टिंग में आ जाएगा क्योंकि ये डायरेक्टली हेल्प नहीं कर रहा। डेप्रिसिएशन हो गया, या आप किसी को सेल्स, आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो भाई, आपने कार्ड बनवाया, आपने कार्ड सपोज MBA चाय वाला है उसने कार्ड बनवाया, तो कार्ड बनवाया तो वो क्या डायरेक्ट चाय बनाने में हेल्प कर रहा है क्या, या डेप्रिसिएशन हेल्प नहीं कर रहा है ना, तो ये इनडायरेक्टली हो गया, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो यही ओवरहेड कॉस्टिंग में यही आता है। ये क्या है, तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो ये मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। ये डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा, कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट सेंटर, इंटरनल, ये मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा। अब प्रोडक्ट कॉस्टिंग देख लेते हैं। ये इंक्लूड करता है सारे डायरेक्ट कॉस्ट को जो चाहिए मैन्युफैक्चर करने के लिए एक प्रोडक्ट को और एक सर्विस को। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट कॉस्टिंग में ये चीज़ें पढ़ी जाती हैं, या एसएपी में प्रोडक्ट कॉस्टिंग में ये पढ़ा जाएगा कि एक जो प्रोडक्ट है, सपोज एक हमारा बिजनेस चाय का है, हम चाय बना रहे हैं, तो उसमें ये पढ़ा जाएगा कि चाय को बनाने में कौन कौन सा डायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व है। सपोज चाय को बनाने में क्या क्या डायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व है। इन्वेंट्री आप खरीदोगे, इन्वेंट्री रॉ मटेरियल मंगाओगे, क्या मंगाओगे रॉ मटेरियल, तो आप चाय पत्ती मंगाओगे, शुगर मंगाओगे, आप इलायची मंगाओगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें मंगाओगे। तो जो भी डायरेक्ट कॉस्ट, लेबर रखोगे, उसको वेजेस दोगे, तो जो भी डायरेक्ट लेबर को डायरेक्टली काम कर रहा है ना, तो वो जो डायरेक्ट कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व है, तो वो सारे डायरेक्ट कॉस्ट, छोटे छोटे सारे डायरेक्ट कॉस्ट क्या होंगे, वो प्रोडक्ट कॉस्टिंग में देखना होगा। ये है प्रोडक्ट कॉस्टिंग। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस का मतलब ये है कि सपोज आपका ये आपकी दवाई की दुकान है। सपोज मान लो कि आपका शॉप, आपको दवाई की दुकान खोलना है, तो आप वो दवाई की दुकान कहाँ पे ओपन करना चाहोगे? आप वहीं ओपन करना चाहोगे ना कि जहाँ पे डॉक्टर्स कंसल्ट करते हैं, बैठते हैं क्लिनिक में। आप अगर बिल्कुल आप दूसरी जगह कर दोगे, सपोज़ जो घूमने फिरने वाला मार्केट है वहाँ पे आप कर दोगे, तो शायद मेडिसिन की दुकान नहीं चलेगी वहाँ पे। लेकिन जहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स, हर जगह, हर शहर में क्या होता है कि बड़े शहर में, छोटे शहर में एक डॉक्टर्स के बैठने का एक जगह होता है। अगर वहाँ हम मेडिसिन का शॉप करें तो क्या हमारा मेडिसिन का शॉप ज़्यादा चलेगा। लेकिन अगर हम एक घूमने फिरने वाले जगह, तो ये चीज़ का एनालाइज करना है कि हमारा प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ अच्छा रहेगा। प्रॉफिट अगर हम कोई भी बिजनेस करेंगे तो कहाँ पे ओपन करेंगे तो मेरा अच्छा चलेगा। तो ये चीज़ को हमें सोचना है। तो सपोज अगर बहुत घूमने फिरने वाला जगह है, वहाँ पे अगर हम ये नाश्ते का, अगर कोई भी नाश्ते वाला अगर आदमी बिजनेस कर ले या रेस्टोरेंट खोल ले तो वहाँ चल जाएगा। लेकिन अगर दवाई जो एरिया ये डॉक्टर्स का एरिया है या मेडिसिन, वहाँ पे अगर ये खोल दिया गया नाश्ते वाला चीज़ें, और तो वो ज़्यादा नहीं चलेगा। जितना वो घूमने फिरने वाले एरिया में चलेगा उतना वो डॉक्टर वाले एरिया में नहीं चलेगा। लेकिन डॉक्टर वाला जो एरिया है वहाँ क्या चल जाएगा, वहाँ दवाई दुकान वाली चीज़ चल जाएगी। अगर हम मेडिसिन की शॉप खोल लें तो वहाँ पे वो चल जाएगी। तो ये चीज़ को एनालाइज करना है कि कौन से मार्केट में मतलब क्या खोला जाए। ये कस्टमर वाइज आपको एनालाइज करना होगा, प्रोडक्ट वाइज एनालाइज करना होगा, ये कस्टमर कैसे हैं, प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट क्या है, कौन से एरिया में आपको करना है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान दे के ही डिसीजन लेना होगा। तो ये चीज़ हमें प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में देखनी होगी। तो इसमें प्रॉफिट क्या रहता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब प्रॉफिट, आप मान लो कि आपने चाय बनाया, चाय का ही लेते हैं, 20 रुपये आप ले रहे हो और 10 रुपये आपको बनाने में लगा है, तो प्रॉफिट कितना हो गया जी? प्रॉफिट 10 रुपये हो गया। 20 रुपये आपका रेवेन्यू है, 10 रुपये आपको बनाने में लगा है, तो 10 रुपये आपको प्रॉफिट हो गया। अब आप बोलोगे ये COGS क्या है? COGS का मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? तो COGS इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग। मतलब उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब उसको बनाने में जितने खर्चे लगे हों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे खर्चे इसमें जुड़ जाएंगे। मतलब इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। एक चाय को बनाने में, सपोज चाय का एग्जांपल लेते हैं, चाय को बनाने में जितने भी कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व हुए हैं, चाय पत्ती, इसके रॉ मटेरियल्स, लेबर, जो सारी चीज़ें इन्वॉल्व हुई हैं वो उसको ले लेना है। और सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को भी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे कॉस्ट को लेना, उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। तो प्रॉफिट कैसे निकला जी? रेवेन्यू माइनस हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को घटा दिया तो हमारा रेवेन्यू निकल गया।
तो ये जो चीज़ है, यही SAP CO मॉड्यूल में हमें यही पढ़ना है। ये 4 चीज़ को हमें डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग्स करना है, उसके बाद हमें ओवरहेड कॉस्टिंग देखना है, उसमें ये तीनों चीज़ देखना है, प्रोडक्ट कॉस्टिंग देखना है और प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस को देखना है। तो ये चारों चीज़ें को हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए फिर यही था SAP का SAP FI एंड SAP CO मॉड्यूल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मैं कहीं ना कहीं समझाने में समझा पाया होऊंगा। और अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है या सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और चलिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल को लाइक कर दें। और अगर आपका कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और या मुझे आप इंस्टाग्राम और फेसबुक और फिर फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch